गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप सब ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे शेप के शेप्स होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वैसे स्पेयर। अर्थ का शेप कौन सा है? स्पेयर, मतलब कि एक सर्कल टाइप होता है, बॉल टाइप होता है, उसको स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज यूनिक इन द सोलर फैमिली। अर्थ इज अ सोलर प्लैनेट विच हैज़ गॉड फेवरेबल टेम्परेचर, water and life which is valuable gift to the earth. This is still no evidence that water and oxygen available in sufficient amount of other planet। है कि आपको जैसे पता है कि अर्थ है वो सबसे खास प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि अर्थ में ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि वाटर, एयर, गैस और टेम्परेचर, लाइफ, नेचुरल मतलब एनवायरमेंटल, हर चीज़, पेड़ पौधे से लेके जंगली जानवर, यानी कि हर चीज़ पाई जाती है अर्थ पे। बाकी प्लेनेट पे किसी पे गैस पाए जाते हैं, किसी पे कुछ और पाया जाता है, पर अर्थ पे हर चीज़ पाई जाती है, इसलिए वो सबसे यूनिक और सबसे खास प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। और आगे क्या है? ऑर्डिनरी वी नो दैट द अर्थ वी आर जस्ट अ फायरबॉल of the origin as the fireball cool down slowly. It is later transformed into many matter respectively like liquid and solid. In this way, the air gas around the earth surface came into existence. Huge ditches on the sphere were filled with water and turned into oceans. Thus, the extract from of earth was created. यानी कि अर्थ बना कैसे? जैसे कि अर्थ एक फायर बॉल था, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस, बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से एक दूसरे के टेम्परेचर में मिक्स होके बहुत सारी चीज़ें होके मिलजुल के कुछ चीज़ें बनती हैं। जैसे कहीं पे वॉल्केनो है, तो कहीं पे ओशन है, कहीं पे पानी है, कहीं पे बहुत सारा जंगल टाइप है। इस टाइप का धीरे धीरे चीज़ें करके यहाँ पे अर्थ पे बनी है, तब जाके वो अर्थ बना है। ऐसे ही अर्थ नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें मिक्स, कहीं वॉल्केनो, कहीं बहुत सारे पहाड़ हैं, ज़मीन है, कहीं बहुत पानी है, समुद्र है, ओशंस है, ये सारी चीज़ें मिलके अर्थ बनी है। चलो और आगे जानते हैं हम स्पेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के कितने स्पेयर हैं? चार मेन स्पेयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। पहला है लिथोस्फीयर। अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मेटल। लिथो means that while upper layer of earth is known as lithosphere, as this layer is also made up of rock and solid matter, it is also known as rock sphere or the solid sphere. lithosphere अर्थ का सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ जो मतलब कि सबसे ज़्यादा वो सॉइल से बना हुआ है। सॉइल से मतलब अब अपर पार्ट है तो ज़्यादातर उस पर सॉइल है, उसको सॉइल भी कह सकते हैं। और दूसरा उसको हम रॉक भी कहते हैं, रॉक स्पेयर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल और मिट्टी की मात्रा दोनों इक्वल है, इसलिए उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। रॉक भी है यानी रॉक यानी कि आपको जैसे पता है रॉक यानी कि पत्थर होता है, तो उसको रॉक स्पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया एंड फाउंडेशन। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 kilometers. Light metals like aluminum and the silica are mainly found in that. This layer is in the deep lithosphere occupies about 29% of Earth's surface. Mountain plateaus and plains, etc., are there on the part of land. As we go into the depth of lithosphere, the temperature increase gradually. यानी कि लिथोस्फीयर है ना, अर्थ का सबसे ऊपरी भाग है, तो वो एकदम क्रॉस मतलब उसका ऑलमोस्ट 64 to 100 किलोमीटर्स है उसका। तो उधर लाइट भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हर कितनी दो चीज़ें मेन पाई जाती है, एल्यूमिनियम और सिलिका। एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है, एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम की काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अपर लेयर है तो वहाँ पे रॉक और पत्थर ऐसी जगह पे ही है ना मिलता है एल्यूमिनियम और सिलिका। और दूसरा अब जो लेयर है वो बहुत थीन है इन द डीप सी, यानी कि वो डीप सी मतलब कि डीप यानी कि बहुत गहरा, समुद्र की गहराई में वो बहुत ही एक पतला सा लेयर है।
जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो 29% अर्थ सरफेस का है, और सरफेस का 29%। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, एक्सेट्रा। देयर आर द, ये सारे लैंड के पार्ट हैं। सो एज वी go into the depth of lithosphere, the temperature increase gradually। यानी कि जैसे जैसे हम लिथोस्फीयर के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर जो उसका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ऑन द मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री Celsius temperature increase, internal rock are melted due to the intensive heat and the turn into the semi-liquid form. The molten liquid is called magma. It consists of various gases. Here, high pressure of the upper rock is observed. Thus, balance is maintained between the two positive forces like pressure and heat. That is why Earth crust does not burst। यानी कि जो मूविंग, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लाइक अपर पार्ट है अर्थ का, तो जैसे जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपरी भाग में जाते हैं तो हमको ठंड लगती है। टेम्परेचर किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से होता है। अब देखो, हम नॉर्थ साइड जाएंगे तो अर्थ की जो, मतलब नॉर्थ साइड जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। अगर हम साउथ साइड जाएंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। उसी तरह यहाँ लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर ऊपरी भाग है अर्थ का, तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंटरनल रॉक, और इंटरनल रॉक जो उसका रॉक जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं। मेल्ट यानी पिघलना, तो उसके धीरे धीरे वो उसके हीट के कारण वो पिघलते रहते हैं। यानी कि अब ऊपरी भाग है तो अब धूप पड़ेगी, मतलब इतना ज़्यादा सन की लाइट पड़ेगी तो ऑफ कोर्स कितनी भी बड़ी चीज़ हो वो पिघलनी ही है, तो रॉक भी पिघल ही जाते हैं। ठीक है, और जो पिघला हुआ पार्ट होता है ना उसको क्या कहते हैं, मग्मा कहते हैं। और दो अपोजिट होते हैं, एक प्रेशर होता है और हीट होता है, उस दोनों चीज़ें मिला के वो ब्रस्ट बनता है। ठीक है, लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। आवर होम, वाटर, फार्मिंग इंडस्ट्री आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लिथोस्फीयर। मिनरल एंड oil is obtained from lithosphere. Various crops are obtained through farming. Various industries and other economic activity are formed in the plain region. Forest on the mountains region in indebted to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of the our existence means lithosphere। यानी कि लिथोस्फीयर मोस्टली जो है उसका रिलेशन सबसे ज़्यादा वेजिटेशन से है। वेजिटेशन और बायोस्फीयर तो आप जानते हैं कि मतलब खुद का, बायो मतलब खुद का होता है, और वेजिटेशन यानी कि नेचुरल थिंग्स, एनवायरनमेंट उसको कहते हैं। अब अपनी हमारा घर, खाना पीना, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें मोस्टली लिथोस्फीयर से रिलेटेड है। उससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारी फार्मिंग की, इंडस्ट्रीज़ की, मेडिसिन्स वगैरह हर चीज़ हमें नेचुरली मिलता है। तो लिथोस्फीयर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे पत्थर मिले तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पिलर्स बनाने के काम आते हैं। अब वेजिटेशन है तो फार्मिंग के लिए बहुत जगह है। वेजिटेशन के लिए तो प्लेन, देखो माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यूस है। अब प्लेन किस लिए, प्लेन पे हम घर बना सकते हैं, खेती वगैरह कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो लिथोस्फीयर मोस्टली रिलेटेड बायोलॉजी और वेजिटेशन से। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, द पोर्शन ऑफ अ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ देन द लैंड एरिया। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर is known as hydrosphere. Approximately 71% of the total Earth surface is covered with water. This area of the Earth surface is so vast that continents appear as if Iceland, apart from the Earth having huge water mass, are known as ocean। अब क्या है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पानी का पोर्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो सारा पानी से भरा हुआ है। अर्थ का जो बाकी पार्ट है, अब पूरा अर्थ वेजिटेशन से तो हो नहीं सकता, नेचुरल झाड़ पत्तों से तो है नहीं, आधे से ज़्यादा अर्थ
पानी से भरा हुआ है तो उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, यानी कि पूरा 71% अर्थ सरफेस का जितना भी है सबसे ज़्यादा पानी से भरा हुआ है। ठीक है। आइसलैंड, फिर बहुत सारे आइसलैंड है, ओशंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब हाइड्रोस्फीयर है। देयर आर रेस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक, द इटालियन Atlantic, the Indian and the Arctic ocean of the earth are very deep and huge. 10 to 11 kilometer deep valleys are there in the bottom. Various landform like earth surface or there is the bottom of this ocean. 97% of the total water is found in the ocean, and it is the saline water. Remaining water approximately two-third part of the from of ice sheets on the poles of the other high mountain like Himalayas. The water which is lying under the earth crust flows in the form of lake and river is very less in proportion. यानी कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं, पैसिफिक ओशंस है, एटलांटिक ओशंस है, इंडियन ओशन है, फिर आर्टिक ओशन है, काफ़ी सारे ओशंस हैं, फिर बहुत सारे डीप और ह्यूज। डीप मतलब ये जितने भी ओशन है वो गहराई में हैं और बहुत बड़े हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 किलोमीटर जितने भी वैलीज वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। बहुत मतलब अब वैली तो आपने देखा होगा, दो माउंटेन के बीच में जो नदी बहती है उसको वैली बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और वे बहुत सारे लैंड वगैरह बहुत सारी जगहों पे जो भी पानी का होता है तो कुछ ना कुछ हम कहते हैं, जैसे कि ये वैली है, ये रिवर है, ये लेक है। काफ़ी कोई भी पार्ट में हमको पानी दिखता है तो हम उसको कुछ नाम दे देते हैं ऑलमोस्ट। फिर काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ साइड आपने देखा होगा, हिमालयाज़ में काफ़ी सारी नदियाँ हैं लेकिन वो बर्फ़ से जम गई है, उसका पानी अलग ही होता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत अलग पानी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बर्फ़ एक मतलब वो मोस्टली बर्फ़ ही जम जाती है उसकी। तो नेक्स्ट फिर है लिविंग क्रिएचर एंड द प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, इट इज़ सर्वाइवेबल थ्रू फूड एंड थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। द एक्सटेंशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज द एक्सटेंशन ऑफ द लिविंग बीइंग। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द अर्थ rain comes from the ocean. At the bottom of the sea, there lies a the large amount of precious minerals. Salt is obtained from the water, and its bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc. Ocean is also a stock of protein-rich food for humans. There is the enormous power in the sea and ocean waves. Current tides of the ocean by the management usage electrical energy can be obtained. The oceans have developed as the water waves. Water waves are also more favorable in the trade of different countries. यानी कि मोस्टली लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि आपको पता है लिविंग क्रिएचर्स यानी कि जीते जाते इंसान, जानवर, कुछ भी। तो अब हम प्लांट भी तो जीता जागते हैं ना, तो हर चीज़ को कोई भी लिविंग क्रिएचर विदाउट पानी तो रह ही नहीं सकता। ठीक है। और पानी हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ से हमको पानी मिलता है। अब देखो भाप, अभी एयर है उसमें अगर आप थोड़ा ढक के रखोगे तो भाप बनेगी, भाप से मॉइस्चराइज होगा तो उससे भी हमको पानी मिलता है। तो किसी ना किसी चीज़ से हमको पानी तो मिल ही जाएगा। पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जो ओशंस मतलब बारिश गिरती है तो बारिश के फिर जो पानी होता है वो ज़मीन के नीचे जाता है, ज़मीन के नीचे 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 काफ़ी नीचे जाता है, फिर वहाँ स्टोर होता है, फिर वहाँ से समुद्र में जाता है। फिर सॉल्ट जो हमको है वो कहाँ से मिलता है, सॉल्ट समुद्र से मिलता है। मतलब काफ़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको पानी के थ्रू ही मिलती है। तो पानी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है थर्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस अप टू द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ 850 to 1000 किलोमीटर। द लेयर ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ भी जो है ऑलमोस्ट गैसेस से भरा हुआ है। तो उसके हिसाब से सोच लो 850 to 1000 किलोमीटर के हिसाब से सोचो
कि जितना पानी है उस हिसाब से गैस भी है, क्योंकि पानी से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, तो गैस भी मिलता है, इवेपोरेशन होता है जैसे। तो वैसे ही बहुत सारे गैसेस प्लांट से निकलते हैं, ज़मीन से, हर एक चीज़ में से कुछ ना कुछ गैस निकलता ही है। तो वो बहुत सारे गैसेस मिलके वो एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। फिर क्या है, द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन इन द नेक्ड टाइम, यानी कि एटमॉस्फेयर हम चाहे आँख छोटी भी कर लें ना तो भी हमको वो दिखेगा नहीं। लेकिन क्या है, वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल है, एस्टेरॉइड, सॉल्ट पार्टिकल है, एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड मिक्स्ड विद द एटमॉस्फेयर। यानी कि काफ़ी सारे, जैसे मैंने बोला बहुत सारे गैसेस होते हैं, इवेपोरेशन भी होता है, वाटर वेपर, जैसे मैंने बोला इवेपोरेशन यानी वाटर वेपर ही होता है, ठीक है। जो पानी के ऊपर से जो धुआं निकलता है ना, जो धुआं निकल के आसमान में जाता है उसको वाटर वेपर्स कहते हैं। फिर डस्ट पार्टिकल्स का आपने देखा होगा कि जब धूप की रोशनी पड़ती है तो काफ़ी सारे हमको डस्ट, मतलब धूल मिट्टी उड़ती हुई नजर आती है, उसको डस्ट पार्टिकल कहते हैं। ये बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे एटमॉस्फेयर जो हमको दिखते नहीं है वो एटमॉस्फेयर में होते हैं, यानी कि हवा में, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, odorless and tasteless as well as transparent. Atmosphere comprises a solid, liquid and gaseous matter. Major gases is in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone etc. The atmosphere near the earth surface is dense. यानी कि एटमॉस्फेयर कलरलेस होता है, आउडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। कलरलेस यानी कि उसका कोई कलर नहीं है, आउडरलेस यानी कि हमको फील भी नहीं होगा कि वो कैसा है कैसा नहीं, और टेस्टलेस जब हमको फील ही नहीं होगा तो हमको टेस्ट कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो और ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि जैसे आपको बोलते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम के ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर आना है, आर पार सब दिखे, वैसा ट्रांसपेरेंट होता है। दिखे मतलब आर पार, उसके आर पार हम हो सकते हैं पर हमको दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे के गैसेस, कैसे कैसे गैस होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन भी होता है, बहुत सारे तरीके के गैसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ गैसेस इन टेम्परेचर, परसेंट बताए हुए हैं किस तरीके से गैसेस होते हैं और कितना परसेंटेज। देख सबसे ज़्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78.03%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 20.99, फिर आर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी जो गैसेस हैं, बाकी और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो 0.01, यानी कि अर्थ का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस रेशियो मोस्ट ऑफ द गैसेज, हमने अभी पढ़ा, देखो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का गैस है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैसेस, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और एक दिया है, हाइट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अगर हम उनकी हाइट नापे तो सबसे ज़्यादा 130 किलोमीटर, फिर 110 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 0 किलोमीटर, यानी कि 130। जैसे जैसे नाइट्रोजन आफ्टर द हाइट ऑफ 130 किलोमीटर इज सीइंग डिक्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड। जैसे कि अगर हम हाइट नापने जाए ना तो जो सबसे ज़्यादा 0.01 हम लोगों ने कब का देखा, परसेंटेज अदर गैसेस का, तो वो नीचे इंक्रीज हो रही। तो हाइट अगर नापे तो वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वैसे देखने जाए तो वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, समझा है। जैसे ये नाइट्रोजन कप का आपने उस पार्ट में, मतलब पाई चार्ट में आपने देखा कि नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, 71% है ऑलमोस्ट। अगर हम उसकी वही हाइट हम नापने जाए तो वो उसकी अगर हाइट नापे तो उसकी हिसाब से कम होती जाएगी, जैसे कि 130 किलोमीटर नाइट्रोजन गैस, उसके बाद डिक्रीज होके ऑक्सीजन कितना है, मतलब अदर गैसेस कितने हैं, 130 किलोमीटर, 110 कितना है नाइट्रोजन है, फिर 120 किलोमीटर ऑक्सीजन, फिर ये
अलग अलग मतलब जितने की गैस है हाइट जितनी है उतना वो डिक्रीज होता जा रहा है। द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमोसफियर वेरीज लाइक द गैस ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द सन एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम द excessive heat of the sun. This gas mostly prevails in the open ground at the time of early morning. In the same way, it the ratio more than the air around the seashore. That's why people go for the morning walk in such places because ozone is हिटरिंग गैस। यानी कि अब ओजोन जो गैस है वो बहुत ही कम होती है और वो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है। मतलब हमें मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा। अल्ट्रावायलेट रेस किसकी होती है? सन की होती है, सूरज की होती है। तो वो डायरेक्ट अगर अर्थ पे पड़ी और डायरेक्ट हमको मिली ना तो आपने देखा होगा, आपने मैग्नीफाइड ग्लास लिया होगा, उससे अगर आप देखोगे थोड़ी देर अगर आप ऐसे मैग्नीफाइड ग्लास से सूरज की रोशनी पास होगा ना तो सामने रखा हुआ मतलब जो पेपर होगा वो जल जाएगा। तो सोचो कितनी ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है सूरज की, अल्ट्रावायलेट रेस की। तो वो बहुत सारे जो गैसेस, जितने भी गैसेस हैं ना वो अर्थ वो गैसेस से कवर है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेस इतनी स्ट्रॉन्ग हमारे ऊपर पड़ती नहीं है, इसलिए हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। वरना हम तो कब के जल के राख हो जाते हैं, पता है। ये सारे बचाते हैं हमको। इसलिए सुबह सुबह की क्यों कहते हैं कि सुबह की 7 बजे से 10 बजे की धूप हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वो जो धूप होती है वो हमें न्यूट्रिशन, विटामिन्स, काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। इसलिए सुबह सुबह वॉकिंग करना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, ठीक है। Where next, due to the various particles in the atmosphere, sunlight is the seen spreading on the earth. It does not become dark and bright suddenly. Sky color are drawn between sunrise and the dusk after sunset are because of the dust particle. The rays are reflected through the dust particle and we get sunlight. यानी कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर जो होते हैं सनलाइट में, हमने देखा होगा एटमॉस्फेयर आपको जैसे मैंने बोला किस चीज़ का बना होता है, हमको दिखता नहीं, लेकिन हम जब देखते हैं ना धूप की रोशनी पड़ती तो हमको वो डस्ट पार्टिकल बहुत सारा सब कुछ हमें दिखेगा। और उसी के कारण देखो सुबह धूप होती है, फिर सनसेट होता है, सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो हमको वो चीज़ उससे दिखती है। फिर क्या है, साउंड कैन बी हियर विद द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर। और हम एटमॉस्फेयर का साउंड सुन सकते हैं, अगर हम ध्यान से सुनने जाए ना तो हमको सुनाई देगा एटमॉस्फेयर। द वेव्स ऑफ साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न to the earth's surface through the transmission of radio and television become possible. Heavenly objects such as meteorites burn due to the friction atmosphere and get damaged. Thus, atmosphere prove a natural shield to the earth. इनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली तो हम यही कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर जो होता है वो कह सकते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ को, सिंपली कहना जाए तो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि इसके जो गैसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब नाइट्रोजन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। ऑक्सीजन हमको चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सारे गैसेस मिलके अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। और लास्ट है बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ environment like lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Wherever living being is seen alive is called biosphere. यानी कि बायोस्फीयर अर्थ का मेन पार्ट है। अब कि जैसे कि हम लोगों ने लिथोस्फीयर में पढ़ा, एटमॉस्फेयर में पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर में पढ़ा, ये तीनों स्फीयर हमने पढ़े। वो बताते हैं कि जहाँ पे भी लिविंग बीइंग हो वहाँ पे बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर यानी कि हम खुद,
Biosphere is comprised of variety of life forms. These living sphere include human, vegetation, and animal life. Living being on the earth surface get food from biosphere. Organism of biosphere provide variety of food and raw material to the human world. Thus, existence and subsistence of human life is based on biosphere. यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है बायोस्फीयर पे डिपेंड होती है। जितने भी मतलब लिविंग फॉर्म्स होते हैं, एनिमल हो गया, वेजिटेशन हो गया, पेड़ पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उन्हीं से हमको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मिलता है। फ्रूट वेजिटेबल्स सब कुछ, तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये बाकी सारे रॉ मटेरियल से सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो सब हमें बायोस्फीयर से ही मिलता है। आगे है फिर इम्पैक्ट to human activity. Biosphere mostly in the balanced condition, but when human disturbance dispute the equilibrium of the system, that only many problem arise. Natural food chain it and risk between development is being done by the exploiting the environment. This condition is harmful for human being as well as environment. यानी कि बायोस्फीयर मोस्टली बैलेंस्ड होता है, उसमें क्या होता है डिस्टर्बेंस होनी नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम और मैनी प्रॉब्लम अराइज। मतलब अगर बैलेंस होता है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो क्या होता है वो बिगड़ सकता है, डैमेज हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी। तो नेचुरल फूड चेन को ख़राब नहीं करना चाहिए। लाइक जैसे कि चिड़िया कीड़े को मतलब कीड़ा क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। फिर चिड़िया को मतलब कीड़े को कौन खाएगा, चिड़िया खाएगी। अब चिड़िया को कौन खाएगा, सांप या कुछ खा लेगा। फिर सांप को कौन खाएगा, वो नेवला आता है। फिर नेवले को कौन खाएगा, कोई जंगली बड़ा सा जंगली जानवर। फिर उस जंगली जानवर को कौन खाएगा। यानी कि फूड चेन को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो फूड चेन को अगर हम ऐसे दिलदार बन के गए हम लोग, हाँ हमारे पे भी दया है, हमको पता है, अगर हम दिलदार बन के चले गए बचाने के लिए कि यार नहीं कीड़ों को नहीं मारना चाहिए, इंसेक्ट्स को नहीं मारना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, तो फिर वो बहुत सारे बढ़ते जाएंगे तो उससे बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारा अर्थ खतरे में आ जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट खतरे में आ जाएगा। सो ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, क्वेश्चन आंसर्स आपको फाइंड करने इजीली आपको मिल जाएंगे बुक चैप्टर में। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।